नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज फिर एक बार बात करने वाले हैं आरओ के प्रश्न पत्र में पूछे गए कुछ इतिहास तथा कला और संस्कृति के प्रश्नों की। अब तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 2021 का प्रश्न पत्र और 2017 का प्रश्न पत्र। 2016 में 2 बार हुए थे एग्जाम। पहला जो हुआ था वह निरस्त हो गया था, जिस वजह से री एग्जाम लिया गया था। तो अभी हम पहले वाले में बात कर रहे हैं। री एग्जाम वाले की बातचीत जो रहेगी वह सब कुछ बाद में करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यह सेशन आप लोग पसंद कर रहे होंगे, अच्छा लग रहा होगा। तो इसी के लिए साथ आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण न्यूज़ यह है कि संस्कृति आयोग ने फैसला किया है कि आपके लिए आरओ का एक ऑनलाइन कोर्स शुरू किया जाएगा, जहां आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की ही क्लास दी जाएंगी। कोर्स शुरू हो रहा है हम लोग का 1 नवंबर से सुबह 8 बजे और दूसरी क्लास जो रहेगी वह शाम 4 बजे रहेगी। और पहले 200 विद्यार्थियों के लिए खास छूट दी गई है। यह जो छूट है यह 50% की छूट है, जिसकी वजह से आपको अब सिर्फ 4,999 का ही भुगतान करना होगा। बेहद खास फीचर आप लोग के लिए शामिल है। बाकी अन्य जानकारियों के लिए आप इस फ़ोन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपके पास जो भी क्वेरी हो आप इनसे बात करके अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है आज के हमारे इस वीडियो का। तो आपसे पूछा गया है कि ऋग्वेद एक्चुअल में है क्या। देख रहे हैं आप, सिर्फ 2 ही शब्द हैं और 2 शब्दों में उन्होंने पूरा प्रश्न पूछ लिया। टैलेंट होता है आयोग वालों के पास में। आपसे इतना पूछ रहा है कि बताइए ऋग्वेद क्या है, ठीक है। स्रोतों का संकलन है या कथाओं का संकलन है, शब्दों का संकलन है या युद्ध का ग्रंथ है, क्या है। अब युद्ध की बात होती है ऋग्वेद में, हम देखते हैं, ठीक है। शब्द तो देखिए हर जगह होंगे, हालांकि जो मेनली शब्दों का संकलन जिसको माना जाता है वो क्या होता है, डिक्शनरी होती है हमारे एक तरह से, शब्दकोश, ठीक है। कथाओं का संकलन, हर एक चीज़ बहुत खास है इसके अंदर अपने आप में। तो कथाओं के लिए मेनली इसको हम लोग नहीं मान सकते कि उस पर ही डेडिकेटेड है। या स्रोतों का संकलन क्या हो सकता है। अब ऋग्वेद तो बहुत बार पढ़ा है, लेकिन अब ये याद नहीं आ रहा कि होता क्या है। ऐसा कुछ महसूस कर पा रहे हैं। तो देखिए ऋग्वेद जो है यह एक स्रोतों का संकलन है, गलत नहीं जाना। सोर्सेज में बहुत सारे बताए गए हैं, ठीक है, जीवन के, प्रकृति के, बाकी चीज़ों के बारे में, ठीक है। हर एक चीज़ इन्होंने इसमें डिस्क्राइब की गई है, इसलिए इसको स्रोतों का संकलन माना जाता है। क्लियर है बात आप लोग की। तो इससे जुड़ी कुछ खास बातें, जैसे कि सबसे प्राचीन है, हम सभी जानते हैं कि ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रंथ है। पहला वेद भी इसको ही माना जाता है, हालांकि पहला और 10वां मंडल बाद में लिखा गया है। इसके अंदर 10 मंडल हैं और 1028 इसके अंदर सूक्त है। जो भी इसका पाठ करता है, उच्चारण करता है, उस ब्राह्मण को क्या कहते हैं, होत की संज्ञा दी जाती है उस ऋषि को। इसके अपने 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जिसका नाम है ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिक ब्राह्मण, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, कई बार आपसे पूछ लेता है किसके कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आगे के लिए तैयार रहेगा यदि आपसे आगे वाली परीक्षा में पूछा जाता है कुछ। क्लियर है इतनी बात। उम्मीद करता हूँ कि यह प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। हालांकि ऋग्वेद जो है कॉन्सेप्ट बहुत अधिक डाइवर्स है, बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, तो कुछ और भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए तैयार कर लीजिएगा अपने वैदिक काल को अच्छे से। और आप तैयार करना चाहते हैं तो देखिए आपके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे हमारी बाकी प्लेलिस्ट है। आर्ट एंड कल्चर, साथ साथ में पूरी हिस्ट्री जो यूपी की है अच्छे से डिस्क्राइब की गई है संस्कृति पीसीएस के चैनल पे, वहाँ जाइए और आप किसी भी वीडियो में जाकर चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हर एक बात यूपी के संदर्भ में अच्छे से बताई गई है, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया है कि बुद्ध द्वारा रूपांतरित, एक्चुअल में जो ये रूपांतरित है ना यहाँ पे, बट कन्वर्जन की बात कर रहा है कि जब आपने अपना धर्म किसी को स्वीकार करवाया था, उस मामले में यह प्रश्न है। तो बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था, यानी कि सबसे लास्ट में किसको इन्होंने दीक्षा दी थी बौद्ध धर्म की। 4 नाम आनंद है, वसुमित्र है, गोशल है और साथ साथ में है सुबत। कौन हो सकता है। तो देखिए अगर फैक्ट वाला क्वेश्चन है, यदि क्लियरली याद है तो बहुत अच्छी बात है। यदि यह फैक्ट आपको याद नहीं है तो देखिए एग्जाम के पास में ऐसे आना है पढ़ने के लिए और ऐसे बगल से निकल जाएगा, अदरवाइज आप लोग को फिर नेगेटिव मार्किंग फेस करनी पड़ेगी, तो परेशानी होगी, ठीक है। अभी तो ऐसे आप लोग पढ़ ले रहे हैं, यदि पूछा जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा। बट यदि इसके अलावा भी कोई ऐसा प्रश्न है जिसकी आपको सिर्फ 0% जानकारी है, तो वह प्रश्न आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। मैं लगातार अपनी वीडियोस में आपको बता रहा हूँ कि जब तक आप 50% की संभावना प्राप्त नहीं कर लेते, यानी कि आपको कंफ्यूजन सिर्फ 2 ऑप्शन में होनी चाहिए कि या तो ये होगा या ये होगा, बाकी 2 ऑप्शन पे आप क्लियर होने चाहिए कि ये नहीं होंगे, तो ही अटेम्प्ट करना है, अदरवाइज नहीं करना है, ठीक है। बगल से निकल जाइएगा, कोई परेशानी नहीं है। और भी बहुत सारे प्रश्न हैं यहाँ पर। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह डी है, सुबुद्ध। यह अंतिम व्यक्ति थे जिनको बौद्ध द्वारा दीक्षा दी गई थी बौद्ध धर्म की। क्लियर है। आनंद की बात कुछ खास है अपने आप में। आनंद जो है वह गौतम बुद्ध के फेवरेट थे,
ठीक है, और इन्होंने ही सिफारिश की थी गौतम बुद्ध से कि बौद्ध धर्म महिलाओं को भी शामिल करना चाहिए इसके अंदर, महिलाओं को भी दीक्षा दी जानी चाहिए, जिस वजह से फिर बात को स्वीकार किया गया और फिर महिलाओं को भी अनुमति दे दी गई थी। अदरवाइज पहले महिलाओं को नहीं दी जाती थी दीक्षा, मना किया जाता था कि बौद्ध धर्म महिलाओं के लिए नहीं है। और ऐसा भी हुआ, हमें पता लगता है कि कालांतर में बौद्ध धर्म का जो प्रभाव वो गिरा था, उसमें एक कारण महिलाओं का संघ में आना भी माना जाता है। चलते हैं आगे और देखते हैं कि हमारा तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, एका ब्राह्मण मतलब एक तरह से यह था कि ब्राह्मणों का रक्षा करने वाला व्यक्ति कौन था। 4 नाम, पुष्यमित्री शुंग। ठीक है, यदि आपने इनके बारे में पढ़ा है ना, तो आप मन मन में सोचेंगे कि ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला व्यक्ति है, हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलो बाहर कर लेते हैं। ठीक है, खारवेल, ठीक है, ये इन्हें चर्चा की जाएगी थोड़ी सी। गौतमीपुत्र, शतकर्णी और सुशर्मन, कौन हो सकता है। अब आपसे पूछ लिया है एक बारीक फैक्ट यहाँ पर, एका ब्राह्मण, यानी कि आप ब्राह्मणों के हितैषी होंगे तो ही आपको इस प्रश्न में स्वीकार किया जाना है, अदरवाइज नहीं किया जाना। तो देखिए, यह जो टर्म थी यह यूज की जाती थी गौतमीपुत्र शतकर्णी के लिए। ठीक है, इनकी माता का एक अभिलेख है, गौतमी बलश्री नाम था उनका। ठीक है, तो उनका जो था यह है अभिलेख, वह बताता है कि यह एका ब्राह्मण के रूप में जाने जाते थे। तो इसलिए हमारा आंसर जो रहेगा वह सी रहेगा। कुछ खास बातें सातवाहन वंश की यह है कि यह जो थे खुद तो सातवाहन वंश के थे ही, साथ साथ सातवाहन वंश एक ऐसा वंश है जो अपनी माताओं से जाना जाता है। हम लोग हमेशा देखते हैं कि भारतीय इतिहास की परंपरा रही है कि यह एक पितृ सत्तात्मक व्यवस्था है, पुरुषों से ही पुरुषों को और महिलाओं को जाना जाता है, यानी जो पिता रहेगा, जो प्रधान रहेगा परिवार का, बाकी लोग भी उसके नाम से ही जाने जाते हैं। लेकिन सातवाहन की खास बात थी कि यहाँ सब लोग अपनी माता के नाम से जाने जाते थे, जैसे कि गौतमीपुत्र शतकर्णी, शतकर्णी यह खुद हुआ, गौतमी इसकी माता। ठीक है, तो माता का नाम गौतमी बलश्री। क्लियर है बात। तो वही सारी बात आप लोग के सामने है। ठीक है, तो जो नासिक अभिलेख था गौतमी बलश्री का, वहां पर हर एक बात कही गई है। इनको एका ब्राह्मण या आदित्य ब्राह्मण की संज्ञा यहाँ पर दी गई है। क्लियर है बात आप लोग को। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि यह प्रश्न क्लियर हो गया होगा। चौथे की बात करते हैं। आपसे यहाँ पूछ रहा है कि जो प्रयाग प्रशस्ति है, ठीक है, वैसे तो प्रयाग प्रशस्ति बता दिया है कि समुद्रगुप्त का है, लेकिन समुद्रगुप्त के अलावा अब किस और का लेख मिलता है इसके अंदर, इस बात का आपको जवाब देना है। 4 नाम, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और उदारा शिकोह। मतलब थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज वाली स्थिति है कि ठीक है, समुद्रगुप्त की बातें थी, थोड़ी हमारी बातें भी एडजस्ट कर लीजिए आप इस प्रयाग प्रशस्ति के साथ में। तो किसको आप देना चाहेंगे ये क्रेडिट कि आपका लेख मिलता है? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या उदारा शिकोह, कौन रहेगा? किसके साथ जाना चाहेंगे? फैक्ट है, क्लियर क्लियर, कोई बात नहीं, कोई लिंक नहीं, कुछ नहीं कर सकते इसमें। सही आंसर है जहांगीर। जो यह प्रयाग प्रशस्ति है, इस पे हम लोग जनरली देखते हैं कि 3 लोगों के लेख मिलते हैं। समुद्रगुप्त के तो मिलते हैं, साथ में अशोक के भी मिलते हैं, अशोक की जो वाइफ है उनके भी मिलते हैं, और साथ साथ में जहांगीर के भी मिलते हैं। क्लियर है, तो तीनों को याद रखना है आपको। और पहले जो शुरुआत थी, यह जो प्रयाग प्रशस्ति है, यह मूल रूप से स्थापित किया गया था कौशाम्बी में, लेकिन फिर बाद में अकबर इसको ले आया था इलाहाबाद। क्लियर है बात आप लोग को। तो इससे जुड़ी खास बातें सारी आप लोग के सामने हैं। जहांगीर का एक लेख मिलता है, इसकी रचना हरिशेन ने की थी, ये भी याद रखिएगा, हो सकता है आने वाले एग्जाम में यह पूछ ले आपसे। तो जहांगीर का लेख है, अशोक की रानी करुवाकी का भी लेख है, और साथ साथ अशोक के कुछ संदेश भी इसके ऊपर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो कुछ और भी पूछ सकता है इससे जुड़ी बातें आपको, तो तैयार रहना है इस प्रश्न के लिए भी। अगला प्रश्न देखते हैं। आपसे पूछ रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि आपसे यहाँ पर यह पूछना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा वंश था जिसमें यह सिक्के नहीं चलाए गए थे। ठीक है, जैसे कि कुषाण में स्वर्ण और तांबे के सिक्के चले थे या नहीं चले थे, गुप्त में स्वर्ण और रजत के सिक्के चले थे या नहीं चले थे, सातवाहन में स्वर्ण के सिक्के चले थे या नहीं चले थे, और कलचुरी में स्वर्ण, रजत और ताम्र सिक्के थे या नहीं थे। संभावना यह है कि थोड़ा वजन जो है ना वो डी पे डाल दिया गया कलचुरी पे, और कलचुरी को बोल रहे हैं कि आप तीनों तरह के सिक्के चला रहे हैं। पूरी संभावना है कि यहाँ पर इसके साथ जाया जाएगा। रीजन क्या है कि देखिए, गुप्त वंश जो है ना, गुप्त काल को पहले ही हम लोग पढ़ते हैं कि आप स्वर्ण काल है, तो हम जोड़ लेते हैं कि स्वर्ण के जो सिक्के थे, हालांकि बहुत अधिक मात्रा में नहीं मिले हैं, लेकिन जो मिले हैं उनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है। अब गुणवत्ता अच्छी हुई है तो इसका मतलब है कि आपने स्वर्ण के सिक्के चलाए थे, पर क्या रजत भी चलाए थे? तो देखिए, जो रोजमर्रा का जीवन था, दैनिक जीवन था, वहां रजत ही प्रयोग होते थे। स्वर्ण सिक्के खास मामलों के लिए, विदेशी व्यापार वगैरह उन सभी में प्रयोग किए जाते थे। तो देखिए, बी तो हम लोग का पूरा सेफ जोन में है, बी से तो हमें कोई परेशानी नहीं है। कुषाण जो थे वह भी इस मामले में समृद्ध थे, उन्होंने स्वर्ण और ताम्र दोनों ही सिक्के चलाए। ठीक है, सबसे अधिक संख्या में स्वर्ण सिक्के यदि हमें कहीं मिले हैं तो
कुषाणों के ही मिले हैं, ठीक है जी। अब दबाव में बता चुका हूँ पहले ही कलचुरी पे है और सातवाहन से पूछ रहा है कि आपने स्वर्ण के सिक्के चलाए थे या नहीं चलाए थे। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वह रहेगा सातवाहन, क्योंकि सातवाहन के जो प्रमुख सिक्के थे जो उन्होंने मुख्य रूप से चलाए थे वो स्वर्ण तो थे ही नहीं, उसके अंदर जो शामिल था वो सीसा था। सबसे अधिक मात्रा में शीशे के सिक्के चलाए जो रोम से मंगवाते थे ये लोग, और कुछ और धातुओं का भी इन्होंने साथ में प्रयोग किया, बट स्वर्ण की तरफ ये लोग नहीं बढ़े थे। एक फैक्ट जो मानते हैं इतिहासकार वो यह भी मानते हैं कि सातवाहन वंश इतना अधिक समृद्ध नहीं था कि वह सोने के सिक्के ढलवा सके, तो इसलिए इन्होंने इससे परहेज किया। हालांकि इसका जो काल था काफी अच्छा माना जाता है बाकी सभी मामलों में। क्लियर है बात? सी हम लोग का आंसर रहेगा। सारी बातें आप लोग के सामने भी है। चलिए देखते हैं इसके साथ साथ ही हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि किस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली में है। देखिए अगर आप मंदिर देखेंगे तो मंदिर उत्तर भारत के, पर उत्तर भारत के मंदिरों में द्रविड़ शैली का शिखर कैसे संभव है, क्योंकि उत्तर भारत के मंदिर जो थे वो तो नागर शैली में बनते थे। अब द्रविड़ शैली का शिखर कैसे लाया जाए, पर एक मंदिर ऐसा है जब प्रश्न पूछा गया है तो एक मंदिर है ऑप्शन में जिसका शिखर द्रविड़ शैली का है। तो कौन सा है? ग्वालियर का तेली मंदिर सही आंसर है। रीजन क्या बताता हूँ, फालतू डिस्कस नहीं करना, क्योंकि पहली बात तो प्रश्न जो है यह फैक्ट बेस्ड है, तो आप किसी भी सहयोग से यहाँ पर नहीं निकाल सकते आंसर यदि नहीं पता आपको। ग्वालियर का तेली मंदिर जो है, तेल से जो लाभ हुआ था अर्थव्यवस्था को, उस मुनाफे को इकट्ठा करके यह बनवाया गया था ग्वालियर के अंदर। तो इसका शिखर जो है यह दक्षिण भारत की शैली को ली है, यानी कि द्रविड़ शैली इसमें देखने को मिलती है। इसकी एक खास बात यह भी है कि इसमें बौद्ध वास्तुकला और हिंदू वास्तुकला दोनों का सम्मिश्रण देखने को भी मिल जाता है। ठीक है, तो नक्काशी और मूर्तियां जो है वह इसकी भारतीय शैली में है, लेकिन शिखर द्रविड़ शैली में है। हिंदू और बौद्ध दोनों ही वास्तुकला का उदाहरण है। गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के दौरान बनवाया गया था, यह भी याद रखिएगा, खासतौर पर मिहिर भोज ने बनवाया था। क्लियर बात है? प्रश्न पहले भी आ चुका है मिहिर भोज से कि आदि वराह की उपाधि किसने धारण की थी, मिहिर भोज ही आंसर था। क्लियर है इसका? तो ठीक है इतना, बाकी और भी बातें पूछी जा सकती है, तो जरूरी है आप लोग को तैयार रहें। और प्रीवियस सेशन जिस तरह से हमारा चल रहा है तो हम लोग यह देख पा रहे हैं कि प्रश्न के डायमेंशंस क्या क्या हैं, कितना अधिक फैक्ट बेस है, या किन प्रश्नों में हम लोग बाकी फैक्टर्स का मदद ले सकते हैं। जैसे कि हमारा 7वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी क्या थी। ठीक है, अब यह प्रश्न ऐसा है कि आप सरलता से दे सकते हैं, क्योंकि दिल्ली सल्तनत, पहली बात तो यह है कि आपने बहुत पढ़ा होगा। ठीक है, सल्तनत काल पढ़ा है ना आपने। अब आपको एक बात यहाँ पर यह भी याद होगी कि जो सल्तनत काल है, कौन सी सल्तनत का काल है? आपके सामने ऑप्शन है, आगरा थी राजधानी, लाहौर राजधानी थी, बदायूं राजधानी थी, या दिल्ली राजधानी थी। देखिए बदायूं तो नहीं होगी, किसी भी तरह से नहीं हो सकती, तो बिना मतलब टाइम पास के लिए दिया हुआ, इसलिए पहले ही बाहर कर देते। आगरा भी राजधानी बनी, लाहौर भी बना और दिल्ली भी बनी। आगरा राजधानी कब बनती है? आगरा राजधानी बनती है एग्जैक्टली मुगलों के काल में। ठीक है, तो मुगल का काल जो है वो तो शुरू होगा अभी 1526 में। अभी तो बहुत अधिक समय है, अभी तो नहीं होना इसको शुरू। जब 1526 में यह शुरू होगा तो 1526 में शुरू होने की वजह से इल्तुतमिशी काल में इसकी कोई जगह ही नहीं है। आगरा भी बाहर हो गया, अब दो बचे, या तो लाहौर या फिर दिल्ली। ठीक है, अब जो सल्तनत का काल होता है, उस सल्तनत के काल को हम किस रूप में पढ़ते हैं, कौन सी सल्तनत पढ़ते हैं? उसी में तो आंसर है। क्या लिखा होता है किताबों पे, क्या पढ़ते हैं बुक में? कौन सी सल्तनत? दिल्ली सल्तनत। कभी पढ़ा है लाहौर सल्तनत पढ़ रहे हैं हम लोग? नहीं, दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं। तो रीजन यही होता है कि इस काल में जो राजधानी है वो दिल्ली बनेगी आकर के। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय राजधानी लाहौर थी, लेकिन जब इल्तुतमिश गद्दी पे बैठा तो राजधानी बदल दी, लाहौर से दिल्ली ले आया, और इसीलिए इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। क्लियर है बात ये वाली? अब दिल्ली रहेगी राजधानी पूरी दिल्ली सल्तनत में, जब मुगल आ जाएंगे राजधानी आगरा चली जाएगी। ठीक है, क्लियर है बात इतनी? तो यह आप लोग के सामने डी इसका सही आंसर। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं 8वां प्रश्न। पूछ रहा है कि भाई मोहम्मद गौरी के द्वारा चंदावर का जो युद्ध था किसके साथ लड़ा गया था। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया गया है, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, जयचंद, कुमारपाल और भीम द्वितीय। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि चंदावर के युद्ध में किसको इसने हराया, पराजित किया। तो स्पष्ट है कि भाई जीते तो मोहम्मद गौरी ही है, लेकिन हार कौन रहा है ये बताना है। तो देखिए पृथ्वीराज चौहान की कहानी अगर आपको याद हो तो याद है, दो युद्ध हुए थे मोहम्मद गौरी के इनके साथ में, 1191, 1192। तराइन का युद्ध पहला, तराइन का युद्ध दूसरा। पृथ्वीराज चौहान जीते, मोहम्मद गौरी जीते, कहानी खत्म। क्लियर है इतनी बात आपको? ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि पहला ऑप्शन तो हमारा बाहर हो गया, क्योंकि मोहम्मद गौरी से पृथ्वीराज चौहान पहले ही हार चुके हैं। जयचंद, कुमारपाल या भीम द्वितीय, अब कौन होगा सही आंसर? तो देखिए
फैक्ट वाला क्वेश्चन है तो सीधा बात कर लेते हैं कि पहला तो हमारा एलिमिनेट हो जा रहा है क्योंकि हमें पता है कि पहले ही कहानी खत्म हो गई है। जयचंद की बात जो हमारी है वह मुख्य है हमारा यहाँ पे आंसर। रीजन क्या है कि जयचंद घेड़वाल का राजा था, उसी के साथ चंदावर का युद्ध इन्होंने लड़ा और फिर हम देखते हैं कि मोहम्मद गौरी यहाँ पर जीत गया था। ठीक है, तो 20 का आंसर रहेगा हम लोग का। 1994 में युद्ध हुआ था, खास है अपने आप में। ठीक है, तो जो घेड़वाल वंश का ये अंतिम शासक था जयचंद था। ठीक है, खास दरबार था क्योंकि संस्कृत के विद्वान यहाँ रहते थे, जैसे कि मुख्य श्री हर्ष का नाम यहाँ पे जुड़ा हुआ है। और एक इन्होंने ग्रंथ लिखा था, प्रमुख है नैषध चरित। नैषध चरित से सीधा प्रश्न पूछ सकता है कि किसके द्वारा लिखा गया था इसको, श्री हर्ष आंसर है। अब की बार रोटेट कर सकता है इस तरह से। तो फैक्ट के जब प्रश्न आते हैं तो हर एक लाइन में हमें देखने को मिलता है कि कुछ खास छुपा हुआ है। जैसे कि अगला प्रश्न हमारा 9वां आपसे पूछ रहा है कि सबसे पहले अकबर के साथ वैवाहिक संबंध किसने स्थापित किए? राठौड़ ने किए, सिसोदिया ने किए, कछवाहा ने किए, चौहान ने किए, कौन है सही? तो देखिए फैक्ट वाला क्वेश्चन फिर एक बार, यदि पता है तो ठीक, वरना हो सकता है आप राठौड़ लगाएं, सिसोदिया लगाएं, कछवाहा लगाएं या चौहान लगाएं, कुछ भी लगा सकते हैं। जब नहीं पता तो फिर आंख बंद करके लगा देते हैं। हम सोचते हैं कि चलो संभावना है कि अंक मिल जाएंगे, बट फिर दोबारा 50% वाला यह जो क्राइटेरिया है ना, इसको याद कर लीजिएगा। सही आंसर सी है। जो कछवाहा के राजा थे, ठीक है, तो उनके ही साथ में यह स्थिति हुई थी। अकबर गए थे घूमने मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर, वहां पर बातचीत हुई, कहा कि आप हमारी पुत्री से विवाह कर लीजिए, इन्होंने स्वीकारा। राजा कौन थे? राजा का नाम था भारमल, पुत्री का नाम था हरखाबाई। तो यहाँ पर फिर इनकी शादी हो गई थी, इन्होंने स्वीकार लिया था। 1562 की यह घटना है। अकबर का शासनकाल याद है क्या था? क्या था? याद रखा कीजिए, जरूरी है। तो देखिए 1556 से बैठे थे यह गद्दी पर 1605 तक। ठीक है, यह शासनकाल है। दो ही लोग थे, मतलब पूरे 50 साल तो नहीं, 49 साल गद्दी पे बैठे थे। ठीक है, तो इसलिए जो यहाँ पर वर्ष रहता है उससे हम लोग एक माइनस कर देते हैं। 1556 से 1605 कौन? अकबर। और वहीं दूसरी स्थिति औरंगजेब की है। औरंगजेब गद्दी में बैठा था 1658 से 1707। क्लियर है बात आप लोग को? तो दोनों ही शासकों के साथ सेम सेम स्थिति आती है, दोनों ही प्रमुख है अपने मुगलों के मामले में। ठीक है, क्लियर है, सी आंसर। थोड़े ज्यादा डीप फैक्ट हो गया क्योंकि शादी वादी में नहीं गए ना आप लोग। ठीक है, मैं भी नहीं गया था, है ना, तो बट इसी वजह से हम लोग को ऐसे पढ़ना पड़ रहा है। क्लियर है, चलिए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है। आपसे कह रहा है कि आप सूची मिला दीजिए। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है बताइए कि कौन कौन से विदेशी अब किस किस काल में आए थे। जैसे कि आपको बताऊं मैं, हॉकिंस, टॉमस रो, मनुची और रॉल्फ फिंच। दो को थोड़ा साइड रखते हैं, ऊपर वाले दो आपको अच्छे से पता होंगे। हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है, जहांगीर के दरबार तो सबको याद ही होगा कि 1608 की स्थिति है, क्योंकि 1605 मैंने आपको अभी बताया कि 1605 में अकबर गद्दी छोड़ देगा, उसके बाद उसका पुत्र जहांगीर आ जाता है। ठीक है, तो 1608 में आ गए हॉकिंस, तो भाई इनके सामने लिख देते हैं हम 2। टॉमस रो उसके बाद में आए थे 1615 से 1619, तो 1। अब 2 और 1 कहां पर है? देखिए, तो 2 और 1 यानी कि बी और डी हमारा आंसर हो सकता है, कोई एक। ए और बी तो नहीं होगा। अब मनुची और रॉल्फ फिंच पे हमारी पूरा का पूरा दारोमदार टिका हुआ है। अब जो भी सही लगेगा वही हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, तो देखते हैं कि भाई क्या स्थिति बन रही है। मनुची के सामने लिखा है 1585 से 86, रॉल्फ फिंच के सामने लिखा है 1653 से 1708। दो शासकों का काल हो गया यहाँ तो। ठीक है ना, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि भाई शाहजहां और औरंगजेब दोनों की ही बात कर रहे हैं। औरंगजेब 1707 तक गद्दी पे बैठेगा। वहीं मनुची का काल हमें देख रहे हैं कि 1585 से 1586, यानी कि यह व्यक्ति भी अकबर के काल में आया। ठीक है, अब कौन किसके काल में था यह हमें समझना है। अकबर को देखते हैं कि अकबर के काल में कौन आएगा, मनुची या रॉल्फ फिंच। किसके साथ जाना चाहेंगे आप, सी के साथ या डी के साथ? एक विकल्प आपको दिलाएगा यहाँ पे 2 नंबर और एक रिडक्शन करवा देगा। तो देखिए जो सही आंसर है वह है रॉल्फ फिंच का है अकबर का काल। मनुची का काल जो रहेगा वह रहेगा 1653 से 1708। क्लियर है बात? तो यानी कि सी के लिए 4 और डी के लिए 3। कहां पर है? सी के लिए 4, यानी कि बी इसका सही आंसर होगा। तो 2 हमने कोशिश की कि 2 विकल्प इजी थे, यहाँ से निकल जाए, लेकिन आयोग भी समझदार था, उसको भी पता था कि आपको याद होगा कि क्या क्या रहा होगा, तो इस वजह से फिर उसने नीचे वाले 2 विकल्पों पे थोड़ा सा और अधिक इसको जटिल करने का प्रयास किया। ठीक है, तो बी इसका आंसर रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से तो आज की वीडियो में इतना ही। जो महत्वपूर्ण बात होनी थी वो सारी बात हम लोगों ने डिस्कस कर ली है, अच्छे से पढ़ लिया, जान लिया, समझ लिया है। उम्मीद करता हूँ कि इन 10 प्रश्नों में अगर आपसे यह प्रश्न दोबारा पूछे जाते तो कोई परेशानी नहीं और बेझिझक आप लोग उसको बहुत अच्छे से सॉल्व भी करेंगे और अच्छे अंक लेकर के आएंगे। ठीक है, तो फिर अगले वीडियो में दोबारा मिलेंगे, कुछ नई बातों को करेंगे और ऐसे ही पढ़ते समझते आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू।